गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज करिमा एंड वेलकम बैक टू अंकुरम। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। पिछली बार से तो हमेशा ही आ रहे हैं, मतलब पिछले 1-2 सालों से तो इस एक्ट से भी क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। पहला है इंट्रोडक्शन। सो बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने से पहले क्लास हम पहले जान लेते हैं कि ग्रेचुइटी एक्चुअली में क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली में ग्रेचुइटी क्या होती है? ग्रेचुइटी इज अ काइंड ऑफ अ टिप और अ गिफ्ट। क्या है ग्रेचुइटी? एक तरह का टिप है या गिफ्ट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके सालों के डेडिकेशन के लिए, हार्ड वर्क के लिए और लॉयल्टी के लिए देता है। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक रिटायरमेंट प्लान भी है, आप कह सकते हैं इसको। बट ये बेसिकली जिसका मतलब है वो ये है कि एक तरह का टिप होता है, एक तरह का गिफ्ट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके हार्डवर्क के लिए, उसके ईयर्स ऑफ डेडिकेशन के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द slide. The act aims to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil fields, plantation, ports, railway companies, shops और other establishments. जो एक्ट का जो एम है वो एम क्या है कि ग्रेचुटी हर एक एम्प्लॉय को मिले, चाहे वो किसी भी सेक्टर में इंगेज हो। अब वो फैक्ट्री हो सकती है, माइंस हो सकते हैं, ऑयल फील्ड्स हो सकते हैं, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, शॉप्स और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। ग्रेचुटी देना अनिवार्य है। ठीक, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी शॉप और एस्टैब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ग्रेचुटी जो है वो हर उस एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहां 10 या 10 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं या कार्यरत हैं। वहाँ पे ग्रेचुटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। आर एम्प्लॉयड और वेर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। या तो एम्प्लॉयड हैं, मतलब काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं पिछले बीते 12 महीनों में, तब वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रेचुटी उनको देनी पड़ेगी। ठीक, ये जो एक्ट है वो पास हुआ था वो पास हुआ था 21 अगस्त 1972 को। और एज एक्ट जो है वो 16 सितंबर 1972, 16 सितंबर 1972 को लागू कर दिया गया था, फोर्स में आया था। ठीक है, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है वो पूरे भारत में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्लांटेशन एंड पोर्ट वर्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है, इंडिया में भी, पूरे इंडिया में भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के प्लांटेशन एंड पोर्ट वर्क्स में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेफिनेशंस अंडर द एक्ट। इस एक्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको मैंने यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है। पहला है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब कितने साल की सर्विसेज एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन में या संस्थान में दी है, उसको कहा जाता है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। मींस कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर। पहले इसको बेसिकली 1 ईयर ही कैलकुलेट किया जाता, मतलब ऐसे समझिए कि कॉन्टिन्यूस ऑफ सर्विस मतलब 1 साल पूरा, फिर 2 साल पूरा, फिर 3 साल पूरा, फिर 4 साल पूरा, मतलब इसको कहा जाता है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कितना ईयर ऑफ सर्विस है जो उसने कंप्लीट किया है, ये आता है सेक्शन 2B में। ठीक, कॉन्टिन्यूअस सर्विस मींस अनइंटरप्टेड सर्विस। कॉन्टिन्यूअस सर्विस मतलब लगातार सर्विस में है, मतलब जब से उसने ज्वाइन किया है तब से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जब से ज्वाइन किया है तब से वो लगातार कंपनी के साथ ही बना हुआ है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है बिना इंटरप्शन के, बिना छोड़े। दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सर्विस। An employee of a seasonal establishment shall be deemed to be in continuous service. एक seasonal establishment का जो employee है उसको continuous service का, उसकी जो सेवाएं हैं वो continuous service की तब मानी जाएंगी जब if he has actually worked for not less than 75% of the number of days on which the establishment was in operation during the year. मतलब एक जो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है उसने साल भर में जितने भी दिन काम किया है, मान लीजिए अगर एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है जिसने साल में 190 दिन काम किए हैं, तो 190 का जो 75% दिन होगा उतना उस एम्प्लॉय को काम करना अनिवार्य है, उतना उसने काम किया होगा, तो भैया उसकी जो सर्विस है वो कॉन्टिन्यूस सर्विस के अंडर में आएगी या कैलकुलेट या मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब फैमिली में कौन कौन आता है? ठीक है, एक एम्प्लॉय की जब फैमिली की बात होगी ग्रेचुटी के एक्ट के अंदर, तो किस किस पर्सन को फैमिली माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा? पहला, इन द केस ऑफ मेल एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे बात हो रही है मेल एम्प्लॉय की,
ठीक है। इन केस ऑफ मेल एम्प्लॉय हिमसेल्फ, वो खुद, हिज वाइफ, या कॉमा गलती से बीच में मैंने लगा दिया, उसको इग्नोर मारिएगा प्लीज। सो इन द केस ऑफ मेल एम्प्लॉय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, वो खुद, उसकी वाइफ, उनकी पत्नी, हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे, वेदर मैरिड और अनमैरिड, भले वो अविवाहित हो या विवाहित हो, मैरिड और अनमैरिड, हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब उस मेल एम्प्लॉय के जो पेरेंट्स होंगे वो, एंड द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन, या फिर अगर उसका कोई बेटा था जो कि मर चुका है और वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, तो अब उस मरे हुए बच्चे का या मरे हुए लड़के की जो वाइफ है और जो बच्चे हैं वो भी मेल की फैमिली में ही कैलकुलेट होंगे, मतलब कंसिडर किए जाएंगे, माने जाएंगे। ठीक है, तो मेल एम्प्लॉय के मैटर में या मेल एम्प्लॉय के केस में जो एम्प्लॉय है वो खुद, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन, उसके बच्चे, भले वेदर मैरिड और अनमैरिड, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स मतलब लड़के के माँ बाप, और अगर उसका कोई लड़का था जो मर गया है तो उसके बच्चे भी, उस मरे हुए बच्चे के बच्चे भी, और उसकी वाइफ भी, ये भी उसकी फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली का पार्ट कौन कौन होगा? हर सेल्फ, वो खुद, हर हस्बैंड, उस महिला का या उस महिला कर्मचारी का पति, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, वेदर मैरिड हो अनमैरिड, भले मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसके खुद, उस लड़की के खुद के माता पिता, एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ अ हस्बैंड, और साथ ही साथ उसके पति के भी माँ बाप जो है, मतलब उसके इन लॉज, मतलब उसके सास ससुर, एंड द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ द प्रीडिसीज्ड सन, और या फिर उस महिला का कोई बच्चा था, कोई लड़का था जो कि मर गया, तो अब उस मरे हुए लड़के के बच्चे और उसकी वाइफ, मतलब जो विडो हो चुकी है, वो भी उसके फैमिली का पार्ट होंगे और कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आता है नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट है वेजेस। वेजेस मींस ऑल इमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय, वो सारा इमोल्यूमेंट्स, वो सारे पैसे जो एक एम्प्लॉय अर्न कर रहा है उसको वेजेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इट इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें डीएनएस अलाउंस जो है वेजेस में वो ऐड होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस एंड एनी अदर अलाउंसेस। इसमें किसी भी तरह का बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस या ओवर टाइम वेजेस या अदर अलाउंसेस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है? सेक्शन 3 के अंडर जब एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट करती है तो वो होता है, वो जो पर्सन होता है वो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है कि वो ग्रेचुटी के अमाउंट को चेक कर सकती है कि भैया अमाउंट सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकती है, ये देख सकती है, क्लेम्स को हियर कर सकती है। अगर ग्रेचुटी से रिलेटेड कोई अगर क्लेम करता है कोई एम्प्लॉय तो वो भी हियर कर सकती है, और उसके पेमेंट सही टाइम पे पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें देखने का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट कम्स अंडर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 2A। अब ग्रेचुटी का जो पेमेंट है वो किस हिसाब से होगा और कैसे होता है, किस किस को होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है। Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 years. ग्रेचुटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है, या ग्रेचुटी का जो पैसा है वो लेने के लिए एक एम्प्लॉय एलिजिबल तब हो जाता है जब उसने कॉन्टिन्यूअस सर्विस दिया हो, लगातार 5 साल बिना रुके। मतलब एम्प्लॉय मान लीजिए ज्वाइन किया है उसने 2020 में, तो 2025 से, मतलब उसने 5 साल जब अपना कंप्लीट कर लिया है तब से वो जो है ग्रेचुटी के अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये 2020 से 2025 तक का या जो टाइम पीरियड है इसमें उसने कॉन्टिन्यूअस सर्विस दिया हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सर्विस मतलब लगातार 5 साल कंपनी के साथ ही जुड़ा हो, ऐसा नहीं कि बीच में 2 साल काम किया छोड़ के चला गया फिर 1 साल बाद आ गया, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस सर्विस मतलब लगातार वो कंपनी के साथ ही जुड़ा हुआ है, 5 साल तक उसने कंपनी छोड़ा नहीं है, कंपनी के साथ ही है। ठीक, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 5 साल उसको एटलीस्ट काम करना ही करना है, कंपनी के साथ कॉन्टिन्यूअस सर्विस देना है। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि वो एम्प्लॉय जो है ग्रेचुटी के लिए और कब कब एलिजिबल हो जाता है और कौन कौन सी केसेस में। पहला केस है सुपर एनुएशन, दूसरा है रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, तीसरा है ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू डिजीज एक्सीडेंट और डिजीज। अगर जो एम्प्लॉय है
वो सुपर एनुएशन हो रहा है, मतलब वो उसका काम करने का टाइम पीरियड जो है वो अब खत्म हो रहा है, उसने उसका रिटायरमेंट हो रहा है, रेजिग्नेशन दे दिया, या मर गया, या फिजिकली डिसेबल हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, डिजीज की वजह से, या मर गया, तभी भी उस केस में भी ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल हो जाता है, उस केस में भी ग्रेच्युटी का अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, अब ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होती है? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखिएगा। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months, द एम्प्लॉयर शैल पे ग्रेच्युटी टू एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 15 days wages based on the rate of wages last drawn by the employees concerned। ये जो फॉर्मूला जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉय या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, अब यहाँ जो ग्रेच्युटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी? 15, मतलब जो एम्प्लॉय ने जो 15 दिन का जो डे होता है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन को कंसिडर किया जाता है, लिया जाता है। 15 डेज इनटू लास्ट ऑन सैलरी, जो उसने पिछले महीने जो भी उसने सैलरी ली होगी या जो भी सैलरी उसको मिली होगी, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, उसने कितने साल काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी है, डिवाइडेड बाय 26। ठीक, अब 26 क्या है? 26 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। हमें पता है जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो एक महीने में 26 होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन इसमें से 4 संडे को माइनस कर दिया गया है, तो ये आ गया है 26। ठीक, एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन जो संडेज होते हैं एक महीने में वो 4 होते हैं, तो उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए जो हमारा जो डेज, जो वर्किंग डेज कंसिडर किया जाता है वो है 26। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आइए जो मैंने अंडरलाइन करवाया था, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months। इन एक्सेस ऑफ 6 months का मतलब, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है ए, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन में 7 साल और 8 महीने काम किए हैं, तो अब जब इसका ग्रेच्युटी जब कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ ईयर्स में, तब ये 8 साल होगा, 7 साल 8 महीने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 months। ठीक, इसने 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा काम कर लिया है अगले कॉन्टिन्यूअस ईयर में, अगले साल में। ठीक, वहीं अगर यही जो साल है, यही जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 7 साल 2 महीना होता, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स होता वो 7 साल होता, लेकिन इस एम्प्लॉय ने 7 साल 8 महीने काम किए हैं, तो अब इसका नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा वो 8 साल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे यही कह रहा था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवा दिया था, ताकि जब मैं इसको बताऊं तो आपके दिमाग में रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ पीस वेटेड एम्प्लॉय। अगर पीस वेटेड एम्प्लॉय है, मतलब पीस बाय पीस अगर सामान बन रहा है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही नियुक्ति की गई है, उस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ पीस वेटेड एम्प्लॉय, डेली वेजेस शैल बी कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब 3 महीने की जो भी सैलरी होगी, एवरेज ऑफ द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, मतलब 3 महीने में वो जो भी पैसा कमाया होगा उसका एवरेज निकाल के उसका जो भी ग्रेच्युटी का अमाउंट बनता है वो उसको दे दिया जाएगा प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब टर्मिनेशन से पहले, टर्मिनेशन के ठीक 3 महीने पहले, या जब भी उसके जॉब की जो वैलिडिटी टेन्योर है जब भी खत्म हुआ है, उसके 3 महीने पहले उसको जो भी सैलरी मिलती होगी उसका एवरेज निकाल के उसको जो उसकी ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट। अगर कोई ऐसी कंपनी है या एस्टैब्लिशमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है जो सीजनल बेसिस पे है, सीजन वाइज काम करती है, ठीक है, तो उस केस में कैसी कैलकुलेशन होगा? 7 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू टेन्योर ऑफ मंथ्स और डेज डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, अगर मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो वीकली बेसिस पे ही कैलकुलेशन उसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 इंटू लास्ट ऑन सैलरी, जो भी उसको लास्ट सैलरी में मिली थी, और टेन्योर ऑफ मंथ्स और डेज, मतलब कितने महीने या कितने दिन उसने काम किए, डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ चुका है, मतलब 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आप याद रखिएगा। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें 7 डेज होता है, 15 डेज होता है, या 3 मंथ्स का एवरेज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 lakhs। ये न्यू अमेंडमेंट है।
ठीक है, ये जो अमाउंट है ये न्यू अमेंडमेंट है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 ब्रॉट इन फोर्स ऑन 29 मार्च 2018। एक जो 2018 में ग्रेचुटी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था, और इस अमेंडमेंट के तहत जो अब मैक्सिमम अमाउंट ग्रेचुटी का वो 20 लाख होना चाहिए, 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके पहले, इस अमेंडमेंट के पहले जो मैक्सिमम अमाउंट था वो था 10 लाख। ठीक है, इसके पहले 10 लाख मैक्सिमम अमाउंट था जो कि ग्रेचुटी का पेबल था एक एम्प्लॉय को, अब वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या है, मतलब वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो अपने किसी नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकता है, अपने नॉमिनी को भी अपने फॉर्म फिलअप करके वो नियुक्त कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, बना सकता है किसी भी पर्सन को अपना नॉमिनी, कि भाई अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो भाई मेरी जो भी ग्रेचुटी का जो अमाउंट बनेगा या जो भी पैसा मेरा बनेगा वो मेरे नॉमिनीज को मिल जाएगा। तो ग्रेचुटी एक्ट में नॉमिनेशन की सुविधा दी जाती है और नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है, कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, आइए देखते हैं। ये नॉमिनेशन जो है वो सेक्शन 6 में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, ईच एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस शैल मेक नॉमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग ग्रेचुटी। हर वो एम्प्लॉय जिसने ग्रेचुटी का जिसने 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, एवरी एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, हर वो एम्प्लॉय जिसने 1 साल की सर्विस किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में कंप्लीट कर ली है, वो नॉमिनेशन कर सकता है, वो नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय मे इन हिज नॉमिनेशन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू हिम अंडर दिस एक्ट अमंगस्ट मोर देन वन एम्प्लॉय, मोर देन वन नॉमिनी। अब देखिए यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म में ग्रेचुटी के पेबल के लिए या ग्रेचुटी अमाउंट के पेमेंट के लिए एक या एक से ज्यादा नॉमिनी को भी, एक या एक से ज्यादा नॉमिनी को अपॉइंट या नॉमिनी बना सकता है। ठीक, आई डू रिपीट, इसमें कह रहा है कि एक एम्प्लॉय ग्रेचुटी के अमाउंट को देने के लिए या पेमेंट करने के लिए उसके गैर हाजिरी में एक से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर इफ एन एम्प्लॉय हैज अ फैमिली, नाउ अब पहला केस क्या है, अगर एम्प्लॉय यहाँ पहला केस क्या पूछ रहा है भैया, इफ एम्प्लॉय हैज अ फैमिली, मतलब एक एम्प्लॉय की अगर फैमिली है, परिवार है, मतलब वो शादीशुदा है, यहाँ फैमिली का मतलब है शादीशुदा से। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय हैज अ फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ नॉमिनेशन, द नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ठीक, अगर जो एम्प्लॉय है, अगर उसकी फैमिली है और नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो अपने फैमिली मेंबर्स में किसी एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, एंड एनी नॉमिनेशन मेड बाय सच एम्प्लॉय इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, सॉरी, इज नॉट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली शैल बी वॉइड। और अगर वो एम्प्लॉय नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय किसी ऐसे इंसान को अपना नॉमिनी बनाता है जो कि उसका फैमिली मेंबर नहीं है या उसकी फैमिली नहीं है, तो वो जो नॉमिनेशन फॉर्म है या वो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो वॉइड मतलब जीरो, नल उसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ नॉमिनेशन द एम्प्लॉय हैज नो फैमिली। अब सेकंड केस क्या कह रहा है भैया, कि नॉमिनेशन करते समय मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की फैमिली ही नहीं है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, ऐसे आप समझिए, मम्मी पापा तो होते ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अगर उसकी फैमिली नहीं है, द नॉमिनेशन में बी मेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और पर्सन्स, तब वो जो नॉमिनेशन है वो किसी के भी फेवर में बना सकता है, किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकता है, ये उसके ऊपर है। बट इफ द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स अ फैमिली, ठीक है, मान लीजिए अब उसने तुरंत से शादी कर ली, उसने फैमिली एक्वायर कर ली, तो सच नॉमिनेशन शैल फोर्थ बिकम इनवैलिड। तो अभी तक जो उसका नॉमिनेशन था, जो नॉमिनीज की जो उसकी क्राइटेरिया थी, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया था, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। एंड द एम्प्लॉय शैल मेक विद इन सच टाइम, और एक निर्धारित समय में, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अ फ्रेश नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तब उसको जैसे वो फैमिली उसकी बन जाती है, एक नई फैमिली आ जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, तो उस केस में पुराना नॉमिनेशन का जो भी उसने नॉमिनी बनाया था, जो या नॉमिनेशन की जो प्रोसेस थी, वो इनवैलिड हो जाएगा और उसको एक फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा अपने किसी भी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाने के लिए। अब ये नॉमिनी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है,
डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। अब अमाउंट जो है वो ग्रेचुटी का वो किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है और कैसे पेमेंट होता है उसका, ठीक है। अ पर्सन और एनी ऑथराइज्ड पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर दिस एक्ट शैल सेंड अ रिटन एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉय फॉर पेमेंट ऑफ सच ग्रेचुटी। हर वो व्यक्ति, एक पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक, जिसको जो ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल है वो, या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जो कि उस पर्सन का ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जो उसका लीगल पर्सन होगा होगा, ठीक है, वो जैसे ही ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे ही एक एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन में अपने एम्प्लॉयर को लिख के देगा कि भैया ऐसा है कि अब मैं ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ, या ग्रेचुटी मुझे इतनी होनी चाहिए, मेरा हो चुका है, मेरा आपसे लेना देना हो चुका है, मेरी अब मैं नौकरी आपके साथ आगे नहीं कर रहा हूँ, तो भैया मेरा इतना ग्रेचुटी का अमाउंट बनता है, ये रिटर्न एप्लीकेशन में मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे ग्रेचुटी का पैसा जो बनता है वो आप मुझे दे दीजिए, ठीक। सो अंडर दिस एक्ट शैल सेंड अ रिटर्न एप्लीकेशन, एक रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को कि भैया आप मुझे मेरे ग्रेचुटी का पैसा दे दीजिए, अब मैं एलिजिबल हो चुका हूँ, या फिर मेरे ग्रेचुटी का इतना पैसा बनता है, ठीक। As soon as gratuity becomes payable, जैसे ही gratuity का amount payable होता है, the employer shall determine the amount of gratuity and give notice in writing to the person to whom the gratuity is payable, and also the controlling authority specifying the amount of gratuity so determined। जैसे ही किसी पर्सन का या एम्प्लॉय का जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो पेबल होता है, मतलब देने की बारी आती है, देने का समय आता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, देखिए यहाँ लिखा है, वो जो अमाउंट है ग्रेचुटी का उसको डिटरमाइन करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद एक नोटिस निकालेगा, उस नोटिस में वो उस पर्सन को, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उस पर्सन को जिसको ग्रेचुटी मिलनी है या जिसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलने वाला है उसे, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को नोटिस एक भेजेगा और बता देगा कि भैया ऐसा है, ये पर्सन है, इनको इनका ग्रेचुटी का पैसा इतना होता है और इतना इनको देने का टाइम आ चुका है, या इनको इतना पैसा देना है, आप भी देख लीजिए, ठीक है। इन केस द एम्प्लॉयर फेल्स टू सबमिट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, अगर जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेचुटी का पैसा देने में असमर्थ हो जाता है या फेल हो जाता है या नहीं देता है विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, देखिए यहाँ लिखा है विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ये जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है ये होता है 30 डेज का, ठीक। ग्रेचुटी जो भी होती है वो 30 दिन के अंदर, जिस दिन एम्प्लॉय टर्मिनेट हुआ उस दिन से लेके उस अगले 30 दिन के अंदर अंदर ग्रेचुटी का पैसा दे देना चाहिए, ठीक। सो इन केस द एम्प्लॉय फेल्स टू सबमिट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, बेसिकली वो 30 दिन होता है, द कलेक्टिंग अथॉरिटी हैज द पावर टू रिकवर द सेम विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, मतलब अगर वो पैसा देने में असमर्थ होता है या फेल कर जाता है वो, या वो नहीं देता है, तो अब ग्रेचुटी का पैसा तो रिकवर होगा ही, लेकिन साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा 9% के हिसाब से, ठीक है। इन केस, इसमें एक और केस है, ये याद रखिएगा 9%, ये आप याद रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% लगेगा अगर एम्प्लॉय पैसा ग्रेचुटी का देने में असमर्थ हो जाए या पैसा नहीं देता है वो, ठीक। एक और केस है उस केस में ये 30 दिन एक्सटेंड हो सकती है, वो केस क्या है, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मान लीजिए कोई क्लेम किया है एम्प्लॉय ने, या कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का ग्रेचुटी का अमाउंट को लेके कोई मान लीजिए कोई क्लेम है, कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास उसका वाद विवाद मुद्दा चल रहा है, केस चल रहा है, तो भाई उस केस में जब तक वो नतीजा नहीं आता तब तक ग्रेचुटी का जो अमाउंट है जो पेबल है वो होल्ड पे डाल देते हैं। उसके बाद जैसे ही उस डिस्प्यूट का या उस दावे का जैसे ही रिजल्ट आता है, डिसीजन आता है, तो जैसा डिसीजन होता है उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाता है। अगर अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, मतलब जितना कैलकुलेट किया गया था उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में भैया जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो भी उसको दे दिया जाता है, और अगर उतना ही आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उतना पैसा उसको दे दिया जाता है, ठीक। दैट्स इट, मतलब मुझे इतना ही इसमें क्लियर करना था कि इन केस द एम्प्लॉयर फेल्स टू सबमिट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं दे पाया जो कि 30 दिन है, तो भैया 9% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पर एनम के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा ग्रेचुटी का, ठीक। लेकिन ये जो 30 दिन का जो डे है ये कभी कभी क्लेम या डिस्प्यूट की वजह से या ग्रीवेंसेस की वजह से एक्सटेंड हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है पेनाल्टीज। अब कौन कैसी जुर्माना क्या क्या हो सकता है, कैसे या कितने हद तक का जुर्माना लगता है। Whoever for the purpose of avoiding, यहाँ इसका मेन पॉइंट है whoever for the purpose of avoiding,
any payment to be made himself under this act or enabling any other person to avoid such payment knowingly makes a cause to be made, and false statement or false representation shall be punishable with imprisonment for a term or which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 10,000 or both. अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो ग्रेचुटी का पैसा देने से बच रहा है, या पर्पस ऑफ अवॉइडिंग अपना पर्पस दिखा रहा है, अवॉइड कर रहा है, या ऐसा कुछ दिखा रहा है, एनेबलिंग कर रहा है, अदर पर्सन को भी अवॉइड कर रहा है, या उसको पता है नोइंगली मेक्स जानबूझ के कर रहा है, या कॉजेस टू बी मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट, या फॉल्स स्टेटमेंट जानबूझ के बना रहा है जिस बात में कोई सच्चता नहीं है, या पैसे देने में जानबूझ के देरी कर रहा है, या नहीं देना चाह रहा है, या जानबूझ के कोई फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है उसको 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक। दूसरा क्या है, एनी एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावीन्स और मेक्स डिफॉल्ट कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल बी punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year और with fine which may extend to 20,000 और both। अगर कोई एम्प्लॉयर है जो इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है मतलब तोड़ रहा है, या इस एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, इस एक्ट की बात नहीं मान रहा है, इस एक्ट के प्रोविजंस का कोई रूल है जो कि वो मान नहीं रहा है, तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, या इस एक्ट के तहत जो भी बातें कही गई हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो इम्प्रिजनमेंट होती है, जो जेल की सजा होती है वो 1 साल की हो जाती है, और जो फाइन होता है वो 20,000 हो जाता है, या फिर दोनों। ठीक। तो पेनाल्टीज, पर्पज ऑफ अवॉइड, अगर अवॉइड कर रहा है तो 6 महीने की सजा और 10,000 का जुर्माना, और कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो 1 साल की जेल और 20,000 का जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक। सो दैट्स इट। इस एक्ट में इतना ही था, इतना ही पढ़ने के लिए है, इससे ज्यादा इस एक्ट में इसके बाहर से नहीं आता है, तो आप इतना प्लीज 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 पढ़ के जाइएगा, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड। देखिए जून का जो पेपर है वो कुछ ही दिनों में, मतलब अगले महीने में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई का सेकेंड लास्ट डे है, अगस्त के मिड से लास्ट से पेपर जो स्टार्ट होगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। अब इस सारे केओस के बीच में कि सुप्रीम कोर्ट में पिल दाखिल हुई है, लिटिगेशन एक केस दायर हुआ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया है, या कौन क्या कह रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जून के लिए, जून का जो रीनेट होने वाला है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई करिए, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, अपना रिवीजन करते रहिए, इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसको लीजिएगा, अपना सेंटर वगैरह सब कुछ देखिएगा और आप पेपर देने जाइएगा। लेकिन अगर आप दिसंबर सेशन के लिए, दिसंबर एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस है कि उसके पेपर्स डिफिकल्ट भी हो सकते हैं और मॉडरेट भी हो सकते हैं, लेकिन इजी तो शायद ही हो, क्योंकि अब बहुत सारे केसेस आ चुके हैं एनटीए की तरफ से कि भाई पेपर लीक हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। टिल देन, गुड लक।